ज्ञानवापी में सर्वे पर आज रिपोर्ट सौंपेगी एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 100 दिन से ज्यादा के सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कोर्ट को एएसआई बताएगी सर्वे में क्या क्या मिला है, जो सर्वे कराया गया उसमें क्या मिला। पिछली सुनवाई में एएसआई ने दरअसल मोहलत मांगी थी, वक्त मांगा था रिपोर्ट पेश करने के लिए। ये वक्त दिया जा चुका है और आज ये खत्म हो रहा है, इसलिए एएसआई जो है आज रिपोर्ट सौंपेगी। जो जज है ए.के. विश्वेश की कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो कब ये पेश की जाएगी, विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, कब पेश की जाएगी रिपोर्ट? देखिए, लगभग 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय है। माना जा रहा है कि आज किसी भी हालत में ये रिपोर्ट पेश ही हो जाएगी। इससे पहले 4 बार का एक्सटेंशन मिल चुका है, 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और पिछली बार ही यानी 11 नवंबर को ये रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन जो एएसआई के मेन ऑफिशियल्स थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इस आधार पर 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा गया था और कोर्ट ने उस आधार पर इनको 7 दिन का एक्सटेंशन दिया और उसके बाद 18 दिसंबर की तारीख आज तय की गई है। और आज किसी भी हालत में लगभग 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का यह वक्त माना जा रहा है कि कोर्ट में इसको एएसआई इस रिपोर्ट को पेश कर देगी और उसके बाद इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना होगा कोर्ट को और उसके बाद चीजें साफ हो पाएंगी कि इस रिपोर्ट में एएसआई ने क्या कुछ कहा है, क्या तथ्य लिए हैं और जो दावे किए गए थे उन दावों को लेकर एएसआई का क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल विपिन, लौटेंगे हम आपके पास। देखिए, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए। उनियाल साहब, पहला तो कोर्ट से जुड़ा एक मामला, हम उससे आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे। आज जो मथुरा का विषय है जिसको लेकर कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, किस तरीके से सर्वे होगा, आप इसके लीगल इंपैक्ट को कैसे देखते हैं? क्या ये पूरा का पूरा विषय बनारस वाले केस की तरफ जाता नजर आ रहा है आपको? 2-3 बातें हैं रवि इसमें लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कि एविडेंसेस कहाँ मिल सकते हैं, किस तरह से मिल सकते हैं, इस पर कोर्ट चलता है, इमोशंस पर नहीं चलता। हिंदू समाज का दावा कि भाई ये हमारा है, ये उसका है, इसमें मंदिर है, इसमें मंदिर था, इस तरह से मस्जिद बनाई गई। मुझे लगता है कि ये बातें पर्सनल ग्राउंड मंच पर तो पॉलिटिकल पर हो सकती हैं, परंतु कोर्ट में हम डे टू डे देखते हैं, ट्रायल्स होते हैं और उसके बाद ही विवादित चीज को फैसले के तरफ ले जाने का रुख मोड़ा जाता है और दोनों तरफ की चीजों को जो है सर्वे करवा के या एविडेंसेस के आधार पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर आपने देखा कि इन दोनों सर्वों में क्या डिफरेंस है जो आप शायद पूछना चाह रहे हैं। वाराणसी वाले और मथुरा वाले में, बनारस वाले में, ज्ञानवापी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब एडवोकेट कमिश्नर ने पहले सर्वे दिया तो उसके बाद उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज करने की बात की गई, परंतु हर जगह से नहीं। मैं अगर इसको बहुत सिंपल पूछना चाहूं कि लीगल फ्रेमवर्क में क्या ये दोनों केसेस आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आते हैं। मुझे तो लगता है कि जो पौराणिक चीजें हैं उसमें से जो सर्वे करने के बाद चीजें नजर आएंगी तो तथ्यों के साथ डिसाइड हो पाएगा। साइंटिफिक भी आगे चल के हो सकता है, साइंटिफिक सर्वे को लेकर भी फैसला हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बाकी भी मेहमान हमारे साथ। सामाजिक रुख एक बार बाद में बताऊंगा रवि जी। ठीक है, राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। राकेश त्रिपाठी जी, जैसे कि संजीव जी कह रहे हैं, ये कोर्ट एविडेंसेस के आधार पर, सबूतों के आधार पर चलती है और एक बार फिर से यही बात निकलकर सामने आई है। शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब आज तय होना है कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, टीम में कौन कौन होगा, सर्वे किस तरह से कराया जाएगा। आप क्या कहेंगे? निधि, देखिए, पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास किस तरह का है, लोगों का भरोसा किस तरह का है कि अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने प्रभु के लिए, स्थान के लिए भी एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। अगर किसी का विश्वास ये है कि यहाँ हमारे प्रभु का मंदिर था तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। न्यायपालिका में पहले याचिका दाखिल की जाती है, याचिका के आधार पर सारे तर्क, तथ्य, साक्ष्य रखे जाते हैं और फिर कोर्ट कमिश्नर उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करता है जो जाकर के मौके पर जैसा है वैसा ही ला करके कोर्ट के सामने बताने का काम करता है। इसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो एएसआई की वैज्ञानिक खुदाई, अगर किसी प्रकार की आवश्यकता हो या वैज्ञानिक साक्ष्य ग्रहण करने के लिए राडार मैपिंग जैसी किसी अत्याधुनिक तकनीकी की आवश्यकता हो, ये कोर्ट को जैसा महसूस होगा कोर्ट उस तरह का निर्णय लेगी। जिस तरह के भी साक्ष्य निकल करके आएंगे उन साक्ष्यों की बुनियाद के आधार पर इस विवाद का निपटारा होगा। राकेश जी, लेकिन ये भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें लोगों का बढ़ता हुआ भरोसा। राकेश जी, आप न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हो, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है, वो पूरा फ्रेमवर्क है, लेकिन हमने देखा ऐसे विषयों पर राजनीति बहुत जमकर होती है। क्या आने वाले समय में मथुरा एक राजनीतिक विषय नहीं बनेगा? इस बात से आप कितना अग्री डिसअग्री करेंगे? और खासकर भाजपा पर तो आरोप लगते ही हैं और हो सकता है लगे।
देखिए, समाज जीवन में जो कुछ भी है उन पर राजनीतिक टिप्पणियां जरूर होती हैं, राजनीतिक दल अपनी राय जरूर रखते हैं और बड़ा वर्ग जिससे जुड़ता है निश्चित तौर पर उसके पक्ष विपक्ष में तर्क राजनीतिक दल प्रस्तुत करने का। लेकिन आशंका है कि भारतीय जनता राजनीतिक पार्टी हमेशा सरगर्मी से भी ये मानती रहेगी है इसी मुद्दे को कि लेकर, जैसे ज्ञानवापी को लेकर पसरी थी। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया। नूर साहब, आप कैसे देखते हैं मथुरा जन्मभूमि जो ये शाही ईदगाह से जुड़ा हुआ विवाद है, ये अब कोर्ट पहुंच चुका है, सब डिविजन है और कोर्ट में सारी चीजें तय होंगी। आपकी तरफ से क्या कहना है इस मसले पर? नूर साहब, आप सुन पा रहे हैं? दानिश कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे नूर साहब के पास दोबारा चले, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुरैशी साहब, कोई आपत्ति अब आपको है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर बोला था मंच पर, और अब मथुरा शाही ईदगाह मामले पर आपकी तरफ से कुछ आपत्ति है? देखिए, बिल्कुल आपत्ति है और इस तमाम मामले को मुझे ऐसा लगता है कि दीनी उलमा जो हैं हमारे, वो लोग अब इसको किस तरह से लीड करते हैं उसको देखने की जरूरत है। देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं जिस प्रकार की राजनीति कर रही हैं, उसके मुखालिफत आपत्ति क्या है? जोर तरीके से करते हैं। सुनिए, क्या कह रही हैं आप? आपत्ति क्या है? देखिए, आपत्ति ये है कि हमारी जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद, आस्था के आधार पर ले ली गई और बाकी की भी मस्जिदों में वही प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है। हमारी आपत्ति यही है कि जो स्थिति जैसे, और खास करके आप मथुरा में तो देखिए कि जो मथुरा के मामले में तो आप देखेंगी तो दोनों पक्ष की तरफ से समाधान हो गया, अदालत तक पूरा मामला हो गया खत्म, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं का इंटरेस्ट ये है कि वहां लोगों के बीच में विवाद पैदा। आप तो सीधे तौर पे इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएं। राकेश जी, कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं आप? मतलब हर चीज के जड़ में बीजेपी दिखाई दे रही है दानिश साहब को। 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड और उसके बाद रवि, मेरी बहुत गंभीर आपत्ति है। मेरे नहीं, दानिश भाई, बिल्कुल पहले मैं आपत्ति भी व्यक्त कर दूं, ये बहुत गंभीर आपत्ति है। आप बाबरी मामले पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी कह रहे हैं कि आस्था की बुनियाद पर बाबरी हमसे ले ली गई। अरे भाई, बाबर के नाम पर देश में मस्जिद हो नहीं सकती थी। नैतिक पक्ष तो यह है और कानूनी पक्ष यह है कि कोर्ट बिलो से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वर्षों तक की लड़ाई के बाद आए फैसले के बाद भी आप कह रहे हैं कि आस्था की बुनियाद पर। अरे 22 तारीख को जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा ना, तो जाकर के नंगी आंखों से देखिएगा, खुदाई से जो साक्ष्य निकले हैं वो सब वहां रखे जा रहे हैं, वो साक्ष्य रखे जा रहे हैं। ढांचे पे नहीं, आप हर मुद्दे को एक सांचे में नहीं उतार सकते, हर मुद्दा अलग है। बाबरी मामला अलग था, ज्ञानवापी मामला अलग है और मथुरा का मामला भी अलग है। कोर्ट अगर देख रहा है तो कोर्ट का ये निर्णय होगा आगे चल के, जो भी कोर्ट का होगा। हमें कोर्ट पर इतना विश्वास तो होगा ना आपको, जुडिशरी पर हमारे देश की। मैं जवाब दूं। देखिए, त्रिपाठी साहब की जो दिक्कत है बाबर से है। आपको बाबर से दिक्कत थी तो आप उस मस्जिद का नाम अपने मन से कुछ भी रख देते। तोड़ने के लिए जो राजनीति देश में हुई, वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने ये पूरा प्रोपागेंडा चलाया और वहां जाकर लोगों को इकट्ठा करा। बताइए, और कोई राजनीतिक पार्टी ने आज तक ये कार्य किया? तो क्या उसके लिए सर, लेकिन ये टाइटल सूट तो बीजेपी के अस्तित्व में आने से पहले से चल रहा था। 1 लाख से ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, किसी की आपत्ति नहीं है इन मस्जिदों पर। अच्छा, सुनिए, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद लखनऊ में है, उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, 3 लाख मस्जिदें हैं भाई, किसी इस्लामिक देश से ज्यादा, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, इन सारे देशों से ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। भारत में मस्जिद को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप प्रभु के स्थान पर अगर विदेशी आक्रांताओं के नाम पर काबिज होकर के बैठेंगे और लोग न्यायपालिका जाएंगे, अपने साक्ष्य देंगे, तर्क देंगे, तथ्य देंगे, दलील देंगे, अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा साइंटिफिक एविडेंस देंगे, फिर भी आप कहेंगे कि नहीं, आस्था की बुनियाद पर हो गया। अरे भाई, तर्क करिए ना, आपके पास कोई तर्क नहीं होता। हमारे सहयोगी मथुरा से जुड़े अभिजीत ठाकुर, मैं आपको जवाब देता हूं। सुनिए, अब मुझे यह बताइए कि बाबरी मस्जिद ढाई गई, यह गैर कानूनी तरीका था, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कितने लोगों के सामने सजा हुई, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? एक भी नहीं। पहली बात तो वो कोई मस्जिद थी नहीं, आप ऑर्डर पढ़ लीजिए, वो मस्जिद थी नहीं। मसला कोर्ट में था और जो बात आई तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े, यहां पर तर्कों के आधार पर ही बहस हो तो ज्यादा बेहतर होगा।